नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक चुनकर आए रामनिवास रावत को आज यानी कि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी यानी जिसे मोहन यादव लीड कर रहे हैं उस सरकार में मंत्री अपॉइंट कर दिया गया। उन्हें आज शपथ दिलाई गई। वैसे रामनिवास रावत ने बीच लोकसभा चुनावों में 30 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी विधानसभा की जो सीट है, मेंबरशिप है, उससे इस्तीफा नहीं दिया था और शायद ये उनकी मोटी चमड़ी का ही प्रतीक है। लास्ट टाइम जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में ही हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है और आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है मंत्री बन गए हैं। वैसे 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से आते हैं। वो 2018 में भी ये कयास लगाए जा रहे थे, 2020 में माफ कीजिएगा, कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो 2018 के जो चुनाव हुए थे जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय वो चुनाव हार गए थे और एक हारे हुए विधायक का भारतीय जनता पार्टी में उस समय कोई काम था नहीं। 2023 में रामनिवास रावत फिर से चुनाव जीत कर आए और चुनाव जीतने के बाद अब वो चाहते थे कि या तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बना दिया जाए, यदि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया जाना चाहिए। और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली बीच लोकसभा चुनाव में, फिर माने नहीं, मेंबरशिप से इस्तीफा नहीं दिया और अब जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में मिनिस्टर बन गए। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है ये रामनिवास रावत के बारे में क्या बताता है, पॉलिटिशियंस के बारे में जनरली क्या बताता है, रामनिवास रावत के कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हुआ है और आखिरकार इतनी जल्दबाजी में रामनिवास रावत को मंत्री क्यों बनाया गया। क्योंकि एक और व्यक्ति हैं जो विधायक की जिन्होंने अपनी छोड़ी है और छिंदवाड़ा से विधायक बनकर कांग्रेस के टिकट पर आए थे और उन्होंने अब दोबारा चुनाव में गए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, शायद उन्हें भी मंत्री बनाया जाना है, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं, तो उनका भी इंतजार नहीं किया गया, सिर्फ एक व्यक्ति को शपथ दिलाई गई। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही सर कि रामनिवास रावत जो है कल तक कह रहे थे कि वो तो कांग्रेस में ही है, भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं से और रैली में वो जाते रहते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, विधायकी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और आज जो है वो मंत्री बन गए हैं। तो विधायकी से इस्तीफा ना देने के पीछे आज कल दिनांक तक क्या कारण था और ये रामनिवास रावत के बारे में और जनरल स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहता है? हेमंत जी, आज मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बड़े अलग तरह की घटना हुई है कि जो हमारी जानकारी है, जैसा कि आपने भी कहा कि रामनिवास रावत सवेरे शपथ लेने तक कांग्रेस के विधायक थे, क्योंकि उन्होंने अप्रैल में चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ दी थी। वो ठीक है, अपनी जगह है, मान नहीं रहे थे, लेकिन उस बात नहीं, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। बजट सत्र था, 5 दिन चला, 15 दिन की बजाय, वो अलग बात है, उसमें भी कोई जिक्र नहीं सर। इसमें टेक्निकल चीज ये है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता एक्सेप्ट करते कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो ऑटोमेटिकली वो विधायकी चली जाती थी। तो आज भी पाला बदला है जी, आज भी उन्होंने पाला बदला बिना इस्तीफा दिए जी। भाई रिकॉर्ड पर उनका इस्तीफा विधानसभा में नहीं है, उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो सवाल यह है जो आपने कहा ना चमड़ी, तो अब दोनों चीजें हैं। रामनिवास रावत का मान सकते हैं हम कि भाई जैसा कि उनके आसपास के लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया, उनके कॉलेज, उनका परिवार, उस समय जो बीजेपी की रणनीति है घेराबंदी की, पर सवाल यह है कि बीजेपी को क्या हासिल होने वाला है। नहीं बट सर उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। अगर ऐसा था कि उन्हें घेरा जा रहा था तो कहीं ना कहीं वो भी बार्गेन कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूं हेमंत जी कि बीजेपी को क्या हासिल हुआ। 163 आपके एमएलए थे, 3 आपने और कांग्रेस के लिए, वो शाह जो अब चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट से, और एक सप्रे सरनेम है शायद बीणा से जो है, और एक रामनिवास रावत। जब 163 हैं आपके उस, फिर आप इन कांग्रेसियों को क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं
जयंत मलैया, अजय बिश्नोई जैसे जो तमाम बड़े विधायक आपके बैठे हैं, मतलब भूपेंद्र सिंह जी, क्या कितनी गिनती है, उन सबको आप घर बैठा के उन कांग्रेसियों को ले रहे हो कि जो अपने बाप के सगे नहीं हुए, उनको आप लेके इधर कर रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? जहां तक रामनिवास रावत की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दोनों हाथ में लड्डू ले रखे थे। अगर अब चूंकि हर जगह जब लोकसभा में, विधानसभाओं में अगर आप देखें कि महाराष्ट्र का तो सबसे बड़ा उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट कहता रहा, उसके बावजूद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने फैसला नहीं लिया, और लिया तो सबको अच्छा बता दिया। ना उन्होंने उद्धव गुट की सदस्यता खारिज की, ना उन्होंने शिंदे गुट की। तो जब इतनी, जिसको कहें बेशर्मी हो जाए विधायिका में, तो उसके आगे क्या सोचते हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरत क्या थी जी। अच्छा, वो तो रामनिवास रावत की जरूरत हो सकती, पर बीजेपी की जरूरत क्या थी? और अध्यक्ष को वो जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। वो तो चलो खैर किया ही नहीं, और ना वो उनसे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल पार्टीजन है, पॉलिटिकल लाइन पे आजकल अध्यक्ष सोचते हैं, शायद हमेशा से सोचते रहे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान तो ये बात समझ में आती है कि मोराल डाउन करने की बात थी, चाहे वो तीनों विधायकों को जब वो आपस में लाए, लेकिन फिर मंत्री बनाना और इस तरीके से कि एक ही आदमी को शपथ दिलाना, इसका मतलब कोई डील तय हुई थी जिसको वो ऑनर करना के लिए मजबूर थी भारतीय जनता पार्टी। और रामनिवास रावत तब तक इस्तीफा अपनी विधायकी से नहीं दे रहे थे जब तक उनको मंत्री नहीं बनाया गया। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, डील क्यों? क्या चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब मार्च 2020 में पार्टी छोड़ी थी तब डील थी कि एक सरकार मिल रही थी। अब आपके पास बहुमत से बहुत ज्यादा 116 चाहिए, 163 थे, 3 आपने उनके ऑलरेडी शाह आ गए वहां से। इसके बाद वो महिला विधायक जो हैं वो, और इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी मंच पे चढ़ के। उसके बाद क्या डील करोगे आप? और तब जब अभी लोकसभा चुनाव में आप बहुमत से नीचे गए हो, तो बीजेपी को मोटा मोटी दिख तो कोई फायदा नहीं रहा है। नहीं, यही तो, ये समझ से परे की बात है कि भाई आपको क्या मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो भैया क्या कांग्रेस युक्त भाजपा, तो क्या भारतीय कांग्रेस पार्टी हो जाएगी? तो क्योंकि एक और चीज है, इस वक्त मोहन यादव की कैबिनेट में 8 कांग्रेसी जो हैं वो मंत्री हैं। 32 में से 8, एक चौथाई, 25%। अब नाम गिनाता हूं मैं आपको। सबसे पहले सबसे पुराने कांग्रेसी हैं राजेंद्र शुक्ल, जो उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की जो पुरानी कांग्रेसी है वो है निर्मला भूरिया। तीसरे नंबर के जो बसपा से कांग्रेसी बने थे और फिर अब बीजेपी में ऐदल सिंह कंसाना, 3। चौथे नंबर पे आते हैं गोविंद राजपूत, 5वें नंबर पे तुलसी सिलावट, 6ठे नंबर पे प्रद्युम्न सिंह तोमर, 7वें पे राव उदय प्रताप सिंह, वो भी आप याद करो, वो भी कांग्रेसी थे, और 8वें पे रामनिवास रावत। तो ये 8 लोग, आखिर भाई उन भाजपाइयों का, अब तो मेरा सवाल है, उन भाजपाइयों का क्या कसूर है जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया? इतने पुराने लेकिन बीजेपी को, कांग्रेसियों को इतनी बड़ी तादाद में अपनी पार्टी में लाने के बावजूद इन सब जगहों से जहां ये लोग आए, वहां कोई नुकसान भी तो नहीं झेलना पड़ रहा है। जनता तो बीजेपी को जीता है। मैं वही कह रहा हूं कि कोई मतलब नहीं है, ये आते ना आते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जिद केंद्रीय नेतृत्व की, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की। अब देखिए, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, दिल्ली में भी वही हो रहा है। उन्होंने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत का, लगाते लगाते ये हुआ कि 2014 में 44 थे, 2024 में वो टेक्निकली 99 हैं, 98 हैं, लेकिन वो 102 से ऊपर हैं। तो वहां तो आपने क्या किया, वहां भी आप देखिए कांग्रेसी बहुत सारे कैबिनेट में हैं, मोदी की कैबिनेट में हैं, लेकिन वो भाजपाई जो बरसों से संघर्ष कर रहे थे और जिनके जवान पे जो है कांग्रेस को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं था, वो आज कहां है? नाम लेता हूं मैं, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, राजीव प्रताप रूडी, और अनेकों हैं। नहीं, अनेकों हैं। उनकी जगह मंत्री कौन बना है? हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, अर्जुन मेघवाल, पूरी सारे अफसर। क्योंकि या फिर वो मंत्री जिनको, मतलब जिनको हम सीधे सीधे कहें कि उनको थंब इंप्रेशन देने में ही यकीन रखने वाले अंगूठा टेक मंत्री, कोई भी मंत्री उनकी कैबिनेट में नहीं है जो अपनी सोच रखता हो और बोलता हो। 2 लोग थे जिनकी बोलती बिल्कुल बंद है, एक राजनाथ सिंह और दूसरे नितिन गडकरी। अच्छा सर,
मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा या नुकसान रामनिवास रावत के जाने से हुआ है? नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? देखो, अभी कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है, जो होना हो चुका है। कांग्रेस का नुकसान तो 3 दिसंबर को हो गया था जब नतीजा आया था। जितना ये एक और चीज है जो राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि जितना छटना है छट जाइए। भाई दिल्ली में भी तो बहुत गए, चारों तरफ गए। यहां पे भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के स्लीपर या सिंधिया के स्लीपर सेल थे, तो इनको तो कभी ना कभी जाना ही था। नहीं, स्लीपर सेल नहीं, मुझे एक और चीज लगती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को विरोध बर्दाश्त नहीं है। और फिर वो आदमी जिसने, याद करिए आप 2020 में रामनिवास रावत ने सिंधिया को लेकर क्या क्या कहा था, वो उनके साथ नहीं गए थे। तो अब बीजेपी के भीतर की कांग्रेसियों को जो लेकर राजनीति चल रही है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब सिंधिया के इलाके में उनकी मर्जी के बगैर रामनिवास रावत को लाकर कैबिनेट मिनिस्टर बना के, उनकी मर्जी के बगैर हुआ है, आपको ऐसा लगता है? अगर उनकी मर्जी होती नहीं होती तो रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में कभी शामिल नहीं हो सकते थे। ये जो नरेंद्र मोदी की लाइनें छोटी करने की आदत है, देखिए स्टेट इकाई की कोई भूमिका नहीं है ना उनके। हो सकता है कुछ लोग मैसेंजर के तौर पर काम कर रहे हों, लेकिन फैसला अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने समय तय किया है। भाई ये काम जो है, जो सत्र के बाद तो 5 दिन के सत्र के पहले हो सकता था, सदन के भीतर वो ट्रेजरी बेंच में दिखते, लेकिन नहीं, एक एक चीज कैलकुलेट करके किए। वो मैसेज किसको देना है? कांग्रेस को मैसेज कुछ नहीं है। कांग्रेस खत्म होते होते खड़ी हो रही है। आज विधानसभा के अंदर 60 मान लो 63 बचे हैं उनके, लेकिन लोकसभा में जो 100 हैं, उन लोगों ने जो किया है वो सब जगह दिख रहा है। तो मॉरल किसका डाउन होगा? जो कांग्रेस का मॉरल खत्म हो चुका है। भाई आपने सरकार खींच ली उनकी, उसके बाद लगातार सब हार गए। दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए, कमलनाथ का बेटा चुनाव हार गया, बड़े बड़े नेता हार गए, अब क्या बचा है खोने को? ऐसे में जो है मैसेज, सिर्फ मुझे जो मैं महसूस करता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैसेज है कि अब सिर्फ आप नहीं जी, हम इनको भी ले आए हैं, आप इनके साथ सामंजस्य बिठाइए। अच्छा, जो प्रेजेंट कांग्रेस लीडरशिप है सर, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? बिकॉज ये सवाल बार बार आता है, क्योंकि क्यों जाने दिया जा रहा है लोगों को? या असंतुष्ट हैं या ओवर एम्बिशियस है? रावत के मामले में तो लग रहा है कि वो ओवर एम्बिशियस हो गए थे। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहते थे या अध्यक्ष बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए तो बीजेपी की तरफ चले गए, या जैसे आपने बताया कि उनको चारों तरफ से घेरा भी जा रहा था। लेकिन बाकी लोग, लक्ष्मण शाह जो गए हैं, लक्ष्मण शाही शायद उनका नाम, बीना से जो गए हैं, वो जो अमरवाड़ा वाले जो, हाँ जी, नहीं, वो तो तब कैंपेन था कमलनाथ को डाउन करने का। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक आप देखिए, मेयर से लेके सारे कांग्रेसी, दीपक सक्सेना, और ये एक दबाव बनाने के लिए जो कैंपेन, जिसको नरेंद्र मोदी का जो तरीका है कि एकदम ताकत हमला बोल दो, तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया कमलनाथ को, और कमलनाथ उसमें हार गए, सकम कर गए सर। कमलनाथ का बेटा भी चुनाव हार गया, और उनका जो कुछ उनके साथ हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे, उस पर मुद्दा अलग है, उसके लिए वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह को मैं आज कहता हूं कि जब उन्होंने नॉमिनेशन किया था, तभी वहां के कुछ अफसरों ने कहा था कि 2 लाख वोट से हारेंगे। तो ये सारी तैयारी थी कांग्रेस को खत्म करने का। जो मोदी का कैंपेन था वो हासिल कर लिया उन्होंने। अब रामनिवास रावत का कद इतना बड़ा तो नहीं है कि वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ साथ सिंधिया के बराबर भी हो जाए, वो सिंधिया के पीछे खड़े होते थे। तो अब क्या और क्यों? भाई इतने बात वाले तो नरेंद्र मोदी ने कि जो कह दिया वो अकाट्य हो गया और वही करेंगे जो उन्होंने जवान दे दी थी। ऐसा कुछ होता तो अपने पार्टी के भीतर जो लोग हैं उनका क्या गुनाह है? क्या कोई गुनाह नहीं है। तो रामनिवास रावत 6 बार के विधायक जरूर हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर के तौर पर वो जाने जाते थे, लेकिन आज से वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ है और क्या कांग्रेस पार्टी ने लूज किया है, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि रामनिवास रावत जो कल तक खुद को कांग्रेसी कहते थे, बावजूद इसके कि 30 अप्रैल को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में रैली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वो उनके जो कैरेक्टर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर है, उसके बारे में भी थोड़ा कुछ जरूर कहता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।